थोड़ा सा दूसरी वाली साइड पर आता हूँ। क्रांति, इस वक्त जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक पोस्टर बॉय बन गया इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण मेरी कार खराब हो गई, उसका वो एक रील है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली वायरल हुई, जहां पर टोयोटा आई क्रॉस आई थिंक गाड़ी है, एक गाड़ी मालिक लेके गए हैं और उन्होंने वहां पर जो सर्विस सेंटर है उनके लोगों को भी बात कर लिए, इन्वॉल्व कर लिया है, बोतल में भर के दिखा भी रहे हैं। फाइनली ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद टोयोटा ने एक बहुत ही डिटेल्ड उसके ऊपर सफाई जारी की है और उन्होंने कहा कि वो गाड़ी हमने पूरी तरह से चेक की, उस गाड़ी में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था। फाइनली उन्होंने बहुत सारी बातें लिखने के बाद कही कि जो भी इशू आया वो आया है एडल्ट्रेटेड पेट्रोल के कारण, क्योंकि जहां से उन्होंने पेट्रोल लिया उसमें कोई खराबी थी, लेकिन बाकी उनकी गाड़ी में कोई बड़ा डैमेज हो गया हो या वो गाड़ी सर्विस सेंटर पे पहुंचने की स्थिति बन गई हो या बहुत ही खड़ी हो गई हो रास्ते में, ऐसी कोई बात नहीं थी और वो गाड़ी फिट एंड फाइन है और उसका सर्टिफिकेट देके हम वापस कर रहे हो। होपफुली आपने भी वो रील देखी ही होगी। जी विपिन, यहाँ पर परसों जो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी यही मुद्दा उठा था और वो रील मैंने देखी थी। और इस रील में एग्जैक्टली हम लोग ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और क्या मैन्युफैक्चरर ने जवाब दिया। तो वहाँ पे जब तक हम अपना एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हमारे पास नहीं कोई ठोस आता तो या फिर हम ग्राउंड लेवल पे जाके हम खुद नहीं करते तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये है कि जो एंजाइटी कस्टमर्स में हो रही है, अब जो गाड़ियां रुक रही हैं, मान लीजिए कि ये केवल जो फ्यूल पंप लेवल के ऊपर हो रही गड़बड़ियों की वजह से हम गाड़ियों को रुकता हुआ या कस्टमर्स को परेशानी में आता हुआ देख रहे हैं, तो वहाँ एंजाइटी दूर करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से आना चाहिए। सरकार की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को और साथ में एक पब्लिक स्टेटमेंट आना चाहिए बहुत ठोस कि भाई जो भी इसमें समस्या आ रही है, आपकी पुरानी गाड़ी की भी अगर वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी आपकी चल रही है, आपका इंश्योरेंस क्लेम अगर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमेजेस आए थे जो वायरल हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि टंकी में अगर आपके पानी पाया जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसको बाद में कहा गया कि वो गलत इमेज है, बट लोगों के दिमाग में वो एंजाइटी, वो डर जरूर है। तो सरकार की तरफ से अगर सीधा संवाद ये जाएगा कि भाई जिस भी तरह की इस तरह की समस्या आ रही है, गाड़ी कंपनी उसको नो क्वेश्चंस आस्क्ड उसको रिपेयर करके देगी, ठीक करके देगी, तो फिर ये एंजाइटी धीरे धीरे चली जाएगी। दूसरी चीज ये कि जब हम बात बार बार कंटामिनेटेड फ्यूल की कर रहे हैं, एडल्ट्रेटेड फ्यूल की कर रहे हैं कि दिक्कत उसकी वजह से आ रही है, तो सरकार को आम जनता के मन को शांत करने के लिए, उनकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए उन फ्यूल स्टेशंस के ऊपर कार्रवाई करके सामने उनको दिखाना चाहिए कि इन फ्यूल स्टेशंस के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल पाया गया है उसमें गलत मात्रा में ब्लेंडिंग मिली है या कोई गंदगी मिली है। राइट तो विकास, क्या एक फियर साइकोसिस जैसा तो नहीं हो गया जहां पर आम कंज्यूमर के मन में धारणा आ गई कि मेरी गाड़ी में कुछ भी हो रहा है उस साइड पर जहां इंजन और ये बाकी सारी चीजों वाली लेवल पे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट E20 फ्यूल? आई थिंक वो जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर कोई भी मुद्दा चल रहा है, अगर उसके आसपास भी कोई चीज हमें नजर आएगी कि जैसे कि अभी आपने केस डिस्कस किया, तो वो कंज्यूमर को लार्जर चीज समझ में आती है कि अभी E20 की वजह से लोगों में दिक्कत आ रही है। सब में एक वो, जैसे कि क्रांति ने बोला कि एंजाइटी है, तो उनके लिए इजी है वो चीज पर ब्लेम डालना। पर जैसे कि जिस केस की पर्टिकुलरली आपने बात करी, वहां पे एक्सप्लेनेशन खुद टोयोटा की तरफ से आया है कि कंटामिनेटेड फ्यूल था। और जब मैंने कंटामिनेटेड फ्यूल की बात की तो यहां पर एक गेस्ट ने बोला कि ऐसा शायद नहीं हो रहा है, हमने बहुत देखा है। जब ऐसे मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस है जहां पर ये सेम लॉजिक दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या सर्विस सेंटर्स के द्वारा कि कंटामिनेटेड फ्यूल है, दैट मींस वो इशू तो है जिसको कि एड्रेस करना जरूरी है। अगर स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में जहां पर आपने फ्यूल स्टेशन स्टोरेज जो है उनको E20 कंपैटिबल नहीं बनाया है, तो साइंटिफिकली हाइप्रोस्कोपिक है आपका ये इथेनॉल, वो अगर ढंग से सील नहीं होगा, वो वाला स्टील ग्रेड आपका नहीं लगेगा जिसमें E20 कंपैटिबिलिटी है, तो वो इश्यूज आ सकते हैं। कई बार हो सकता है कि छोटी जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हो रही है, तो वो इतनी जल्दी वो बिक भी नहीं रहा है, वो स्टोर हो गया है, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है आपका तो दिक्कतें आएंगी। तो मेरे को लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं जिनको एड्रेस अगर कर दिया जाएगा तो बहुत सारी जनता जो है वो शांत बैठ जाएगी। और किसी कोई भी इथेनॉल के अगेंस्ट नहीं है यहाँ पे, बाय द वे वी ऑल सपोर्ट कि E20 आप लेकर आइए,
बट जस्ट मेक श्योर कि उसकी कंसिस्टेंसी सब जगह सेम हो, जहां पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, डेपो लेवल पे है या फ्यूल स्टोरेज जहां पर फ्यूल स्टेशन पे हो रहा है, वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। अगर वो हो जाएगा तो आई थिंक आपकी 80% प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी। राइट, ठीक है। अब एक चीज़ और गिरधर साहब, अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक मारुति की तरफ से फ्लेक्सी कार वैगन-आर आई थिंक लॉन्च हुई है। उसकी जो प्राइसिंग थी वो रेगुलर वैगन-आर से 1.5-2 लाख ऊपर थी, जितना मुझे याद है। अच्छी खासी ऊपर तो थी, 1-1.25 लाख या 1.5 लाख जो भी ऊपर थी, हो सकता है 2 लाख तक गई हो। और दूसरा, लोगों को एक एंटिसिपेशन ये था कि ये जो फ्यूल है E20, ये मुझे रेगुलर पेट्रोल से सस्ता मिलेगा। शायद कहीं ऐसी बातें कहने सुनने में आई भी थी सरकार की तरफ से, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद ऐसे बयान हैं। तो वो दो चीज़ें कि भाई अब मेरे को ये रेगुलर फ्यूल के मुकाबले सस्ता मिलता तो थोड़ा मैं इंसेंटिवाइज होता, मैं अपनी गाड़ी में चलिए भरा भी लेता, लेकिन अब तो मेरे को वो पेट्रोल के ही दाम देने पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी भी ख़राब हो रही है। और अगर बाज़ार में कोई एक नई फ्लैक्सी कार आ रही है तो वो रेगुलर कार से तो बहुत महंगी आ रही है। तो कंज्यूमर अगेन इन द स्टेट ऑफ डिलेमा एंड कंफ्यूजन, क्या करे वो? जो आपका, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि कितना देती है, तो आज की डेट में भी जो हमारी कंट्री है, इट इज अ डेवलपिंग नेशन, और हर बूंद की कीमत होती है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर ये जो E20 फ्यूल है, इसके अंदर में अगर हम कुछ ना कुछ रियायत कस्टमर को देते कि भैया अब हम ये E20 मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर में, तो थोड़ी रियायत कस्टमर को अगर मिल जाती, तो ये जो 3 से 5% भी अगर मेरी एवरेज कम हो रही है, मैं क्यों कम करूं अपनी एवरेज, तो मेरे को उसका सवाल का जवाब मिल जाता, तो मेरे को परेशानी नहीं होती उसके अंदर में। आज ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, वी स्टैंड बाय द गवर्नमेंट कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, जो हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इंपोर्ट बिल्स के ऊपर में, क्रूड ऑयल के, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एनर्जी सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज किसानों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको अपने वेस्ट को और बाकी चीजों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बट कई हद तक अगर थोड़ा सा बेनिफिट अगर कंज्यूमर्स को मिलता ये E20 फ्यूल के अंदर में, तो बड़ी सारी समस्याओं का सर हल अपने आप हो जाता। और दूसरा, जैसे क्रांति ने बोला कि जो भी कंज्यूमर्स का, जो भी उनके अंदर में एंजाइटी है, जो उनके सवाल हैं, उनके सवालों का एक जवाब होना चाहिए। आज की डेट में जो भी ये मिथ, मैं मिथ ही बोलूंगा, जो भी सोशल मीडिया पे जितनी ये मिथ आ रही है, कहीं मधुमक्खियों का छत्ता दिखाया जा रहा है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है, तो जितनी ये मिथ है, मिथ वर्सेस फैक्ट्स का अगर हम एक क्लियर एक पर्चा जारी करेंगे, जो अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर में सरकार ने भी किया है, सारे OEMs ने करा है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने तो बल्कि इस हद तक कहा है कि वो एक रेट्रोफिटमेंट किट लेकर के आएंगे, जो लेगेसी कार्स हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, करीब 4 से 6 हजार रुपए के बीच की किट आएगी, जिसमें कि वो कुछ रबड़ पार्ट्स और कुछ फ्यूल लाइन से रिलेटेड पार्ट्स हैं, वो उसकी एक किट निकालेंगे और चेंज करेंगे, और बड़े स्ट्रैगर्ड वे के अंदर में इसको ये किट को लॉन्च करेंगे और चेंज करेंगे पुरानी लेगेसी गाड़ियों के लिए। सो मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगर हम OEMs सारे मिलकर के सरकार के साथ में, डीलर्स, मैं भी मानता हूं कि हमारी भी गलती है इसके अंदर में, कि हमें भी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलकर के, ये अगर हमें ये मिथ को हमें क्रिएट ही नहीं होना चाहिए था, इसको जो आज हम ये जो अपना एक तरह से जितने भी हम एक्शंस ले रहे हैं, जितने भी मिथ क्रिएट हुई हैं, उनको अगर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे ही कारण से ये मिथ क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने ही कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से इनिशियली हैंडल नहीं कराया, जवाब नहीं दिया। तो थोड़ी कच्ची पच्ची से तैयारी हो गई या बात हो गई। आप खुद ही कह रहे हैं कि ढंग से अगर वो प्रॉपर जाता और एक अंडरस्टैंडिंग बनती, वो अचानक से हुआ और अब लोगों को लग रहा है कि सब कुछ उनके सिर पे आ गया। पुष्पेंद्र जी, एक बात बताइए, जो फ्यूल प्राइसिंग की हम बात कर रहे थे, तो जब आप एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, वो भी 20% पेट्रोल के अंदर, तो कॉस्ट एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है या वहीं रह रहा है? सर देखिए, अभी जो है, अभी सिंस एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए E20 तक का जो प्राइस है वो अभी गवर्नमेंट ने कम नहीं किया है फॉर ब्लेंडेड पेट्रोल। तो इसलिए एक बेस फ्यूल को E20 बनाते हुए उन्होंने जो E85 और E100 की जो ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, उसमें वो ऑप्शंस दे रहे हैं, और उसमें वो उन्होंने 20 रुपीज पर लीटर का E85 का कम करने का, प्राइस कम करने का नॉर्मल पेट्रोल E20 से एक प्रोविजन किया है, अनाउंस किया है। तो आई थिंक एक तो पेट्रोल जो E85 होगा उसको सस्ता करना पड़ेगा, एक जो फ्लेक्स फ्यूल, ये जो E85 और E100 है ना सर, ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है, नॉट फॉर नॉर्मल कार्स। तो फ्लेक्स फ्यूल
व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए भी एक पॉलिसी पुश चाहिए होगा। जैसे आपने बोला कि 1.25 लाख 1.5 लाख जो महंगी है, कोई भी कंज्यूमर क्यों खरीदेगा महंगी कार अगर वो व्हेन ही इज हैविंग द चॉइस टू बाय चीपर कार। तो पॉलिसी पुश उसके लिए भी चाहिए होगा। ये ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट, फार्मर्स इनकम, एनवायरनमेंट, सबको देखते हुए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी सारे सिटीजन्स को करना पड़ेगा। अगर 3 से 5% की हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फॉर द माइलेज, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्राइस टू पे फॉर द सिटीजन्स टू हैव एनर्जी सिक्योरिटी एट दैट कॉस्ट। जी, बट जो एक मेरा मूल सवाल था कि आप जो E20 वाला पेट्रोल बनाते भी हैं या बनता है, तो उसकी एक्चुअल पेट्रोल मान लीजिए कि आज 110 रुपये लीटर है, तो उससे तो सस्ता ही पड़ता है। ठीक है, अभी भाव ऊपर रखा है वो एक अलग बात है, वो सरकार का अपना फैसला है, अपना एडजस्टमेंट है, बट अदरवाइज कॉस्टिंग नीचे आती है। सर बिल्कुल, जो हमारे फीड स्टॉक्स हैं, डिफरेंट फीड स्टॉक्स हैं टू प्रोड्यूस एथेनॉल, दे आर शुगर केन, मोलेसिस, जूस, मेज एंड ग्रेन। जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है वो मेज का है, दैट इज 71 रुपीज 86 पैसा पर लीटर ऑफ एथेनॉल। एंड जो डैमेज फूड ग्रेन राइस है उसका है 64 रुपीज। सो जो एफसीआई का ब्रोकन राइस है उसका है 60.32। सिमिलरली मोलेसिस का भी कम है। सो इट इज मच चीपर देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द पेट्रोल बीइंग सोल्ड एट द पेट्रोल डीलर्स। तो सस्ता किया जा सकता है, गुंजाइश है उसमें। अच्छा, एक और मूलभूत सवाल जो मैं आप ही से पूछ पाऊंगा वो ये कि 85% की आप बात बोल रहे हो, मतलब कि वो तो प्योर इथेनॉल ही हो गया, पेट्रोल तो मतलब बस आप उसमें छिड़क देंगे अंदर। तो क्या ये इतना आसान है कि मतलब एक पेट्रोलियम जो ऐसे नीचे से फॉसिल फ्यूल से निकलता है, दुनिया भर की रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हम इतना महंगा खरीदते हैं, उसकी जगह सिंपली फसल उगाओ और उसका इथेनॉल बनाओ और गाड़ी में डालो, और फिर तो ये एक तरीके से तो ये तो हमने जो पूरी एनर्जी की क्राइसिस है उसी का जवाब निकाल लिया। Sir, बिल्कुल, you are absolutely right. In fact, the example has been set by Brazil. You know, the Brazil is already using E85, E100 petrol, and nothing is happening to their vehicles. Their base fuel is E30 today, and they have announced it to increase it to 32%. So definitely, it is for nations like us, which do not have fossil fuel reserves. It is very important to find out alternatives and biofuels and to use our crops, and it's a very important and very good policy. In fact, the program which should have been appreciated is नहीं तो थोड़ा और समझ लेता हूँ। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। तो विकास, मुझे बताइए कि क्या वो बिल्कुल इक्वल अल्टरनेटिव है कि आपका एक पेट्रोल, जैसा मैंने कहा कि कैसे आता है वो हम सबको पता है, कितनी जद्दोजहद होती है उसके लिए, और उसकी जगह सिंपली आप जो फसलें उगा रहे हैं उनके जो बाय प्रोडक्ट हैं उनसे आप अपना फ्यूल बनाइए बहुत इजीली और इवन सस्ता बनाइए। जिस हिसाब के क्लेम्स गवर्नमेंट के हैं या फिर जो भी पार्टनर्स हैं इसके अंदर, वो सब यही बोल रहे हैं कि ये सस्ता बन रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी पर बात है, एंड वी ऑल सपोर्ट दैट फॉर श्योर। बात जब ब्राजील की बार बार होती है तो एक चीज भूल जाते हैं हम लोग कि ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल E27 से शुरू हो जाता है। अगर आप E27 ले रहे हो तो वहां से लेकर E100 आप फ्लेक्स फ्यूल में डलवाइए, मतलब आपका फ्लेक्स फ्यूल है, आप E27 भी डलवा सकते हो, आप E85 भी डलवा सकते हो, E100 भी डलवा सकते हो। यहां पर बात, और वहां पे बेस पेट्रोल जो है वो अब E27 से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उसके अंदर इथेनॉल कंटेंट उतना हो गया है। बट एक जो बात कही जाती है कि वहां पर तो दिक्कत नहीं आई, वहां पर एक्चुअली दिक्कत इसलिए नहीं आई है क्योंकि प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो रहा है, गाड़ियों को ऑटोमेटिकली फेज आउट होने दिया गया है। दे टुक अबाउट 40 years टू रीच E20, वी डिडंट। इसमें फर्क ये वाला है, अगर आप इजीली फेज आउट होने दोगे पुरानी वाली गाड़ियों को और E20 वाली गाड़ियों में E20 जा रहा है तो उनमें लार्जली कोई दिक्कत ऑफकोर्स नहीं आएगी, आ ही नहीं रही है। मतलब अगर आप E20 की गाड़ी ले रहे हो और E20 फ्यूल डलवा रहे हो तो मोस्टली दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आपने कंपैटिबल बना दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पे पुरानी गाड़ियों की है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पुरानी गाड़ियां अभी भी कॉन्स्टिट्यूट करती है 80 से 85%, तो उनको इजीली फेज आउट हो जाने देते हैं आप, या फिर उनके पास में तब तक हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप E10 या E15 व्हाटएवर जो है एक या बेस जो या फिर प्योर पेट्रोल है उसकी प्राइस एटलीस्ट अफोर्डेबल होती। अभी जो 100% पेट्रोल है ऑफकोर्स 160 या 170 है, जो कि मोस्ट लोग ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जनरली ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी की है गवर्नमेंट की साइड से, जो मुझे लगता है
और दूसरा ट्रांसपेरेंसी जो है, क्योंकि ये जो सारे क्लेम्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतने % ड्रॉप है और कोई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो रिपोर्ट नहीं है हमारे पास में, एक वो प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है। तो क्रांति क्या ये परिस्थितिजनक चीज़ है? मतलब हो सकता है कि हमारे जैसे अभी बताया गया, आप में से किसी ने ही बताया कि 2007 में शुरू हुआ था, आई थिंक पुष्पेंद्र जी ने बताया था, और वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार चल रहा था, लेकिन ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, ऑल ऑफ सडन वो पेट्रोल का क्राइसिस आया, और वो थॉट प्रोसेस में आ गया गवर्नमेंट के कि भाई इसको जल्दी से जल्दी करो, और जो प्रोसेस शायद और लंबी चलती, धीरे धीरे जैसा अभी विकास बता रहे थे कि एक मैनर में चीज़ें फेज आउट होती, स्मूथ ट्रांजिशन होता, वो हड़बड़ी में होने लग गया। यहाँ पे एग्जीक्यूशन की ज़रूर मैं कहूँगा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम लोग ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ ट्रांजिशन में जैसे कि फ्लेक्स फ्यूल की बात है, ब्राज़ील का एग्जांपल हम लोग बार बार सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और उनके ऑलमोस्ट 5 दशक का उनका अनुभव है इसका, और साथ में अभी भी आपको अट्रैक्टिव या लुक्रेटिव लगता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस डिफरेंस देखते हैं तो वहां पर लगभग 30% आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा नॉर्मल पेट्रोल या बेस पेट्रोल वर्सेस E85 में, जिससे कि आपको पता है कि अगर 30% फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है तो मैं उसके लिए प्राइस भी 30% कम दे रहा हूं, और प्राइस भी जहां तक मुझे पता है वो काफी डायनामिक है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर E85 की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ा सा मामला मिसिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग 20% की कमी देख रहे हैं। वो 30 होना चाहिए था और थोड़ा कम होना चाहिए था, जिससे कि और ज्यादा अट्रैक्टिव वो ऑप्शन लगे। क्यों? क्योंकि आप E85 के लिए गाड़ी भी नहीं खरीद रहे हैं, तो हिंदुस्तानी कस्टमर वैसे भी बहुत ज्यादा रैशनल थिंकर्स हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं, बहुत व्यावहारिक हैं, उसके लिए उनको इन सब चीजों में आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमें देखनी पड़ेगी वो ये भी कि अगर हम लोग केवल प्राइस के हिसाब से देखें तो जो फ्यूल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, उसकी भी कीमत जो है वो लगभग वही आई, तो ये लगभग वही आती है अगर हम टैक्स वैक्स को हटा दे तो वहां पे हमें लगता है कि वो किसी भी कस्टमर को या किसी भी को जो कमेंटेटर हैं इस फील्ड में उनको अगर ये लगता है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन चूंकि 63 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रति लीटर के बीच में है, इस वजह से उसकी कीमत भी कम होगी, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मामला पेचीदा है, क्योंकि पेट्रोल भी ऐसा नहीं कि बिना टैक्स से पहले बहुत ज्यादा उतना महंगा आता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से ये देखना होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे हैंड होल्डिंग करके उनको ट्रांजिशन उनका कराया जाए, और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है भी नहीं, जैसा कि हम सभी मान रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा भरोसा देने की जरूरत है कि अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है, मैन्युफैक्चरर्स खड़े हैं वारंटी और इंश्योरेंस के साथ। और ये भी एक मिथ जो सरकार ने पिछले हफ्ते दूर किया कि एक लोगों को लगा कि जैसे ही आप E20 फ्यूल भराएंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है और जो वारंटी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आई थिंक फाड़ा ने उस पर क्लैरिटी दी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपकी वारंटी भी बनी रहेगी और आपका इंश्योरेंस भी बना रहेगा। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वो कंज्यूमर का सबसे बड़ा सवाल कि मुझे ऑप्शन दे दो, रखो आपको जैसा फ्यूल रखना है, लेकिन मुझे ऑप्शन दो, मैं चाहूँ तो नॉर्मल पेट्रोल भराऊँ, मैं चाहूँ तो E20 वाला पेट्रोल भराऊँ या उसका कोई और एडिशन भराऊँ, लेकिन ऑप्शन ज़रूर मिले। तो क्या ये संभव है और ऑप्शन क्यों नहीं है, उसके भी कारण ढूंढेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।